हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो मेरा नाम है संजय चतुर्वेदी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी संजय। अभी ये मेरा सबसे पहला वीडियो होने वाला है। सो मैं आपको सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता दूं कि मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। सो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और 4 साल से ज़्यादा मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। सो ये मेरी रीजनिंग की अभी पहली ऑनलाइन क्लास होने वाली है। और अगर ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो ये मेरी पहली क्लास होगी। अभी तक मैंने ऑफ़लाइन ही पढ़ाया है और 4 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ाता रहा हूँ, ठीक है? सो बात करते हैं कि रीज़निंग में यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं। सो एक चीज़ मैं और भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए ये जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि ये मेरी पहली क्लास है। सो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत हाई हैं, है ना? सो मैं आप सभी से ये एक निवेदन करूँगा कि अगर कहीं पर भी अगर ऐसी कुछ मिस्टेक होती है और अगर हमारे कोई गुरुजन, हमारे कोई ज्ञानी लोग कोई जो भी हैं अपने यहाँ पे, सो अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि मुझसे कुछ गलती होती है, तो मैं पहले उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं अगर कुछ भी गलती होती है और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ और यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आज मैं सिर्फ़ आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ऐसा कुछ ख़ास अपन सीखने वाले नहीं हैं। बट हाँ, मैं आपको एक आउटलाइन दूँगा कि इस बैच से आप अगर मेरे साथ अगर जुड़ते हो, तो एग्ज़ैक्टली आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, उसकी चर्चा आज अपन करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही विस्तृत चर्चा होगी उस चीज़ की, ठीक है? कि मैं आने वाले दिनों में और आज से लेके रेगुलर बेसिस में रेगुलर बेसिस में आपको ऐसा क्या यहाँ से प्रोवाइड होगा कि आपको कहीं भी रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी है आपको कि मैं आपको सफिशिएंट स्टडी मटेरियल, सफिशिएंट प्रैक्टिस मटेरियल, सफिशिएंट जितना जो कुछ भी चाहिए और यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स अपन यहाँ क्लास में भी अपन सॉल्व करेंगे और यहीं को बेसिस लेके और आप खूब सारी आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे आशा है कि आप इसमें मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे सभी लोग। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आज अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो ये जैसा कि मैंने अपनी इस बैच को नाम दिया है कि शून्य से शिखर तक का बैच, ठीक है? कि शून्य से शिखर तक का बैच। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी ऑडियंस है अभी, हो सकता है आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस किए हों, आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स आते हों, सही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको कि अभी रीज़निंग में ज़्यादा कुछ ख़ास अभी मालूम नहीं है और अगर ऐसी बात है, तो मैं आपको अगर आपको रीज़निंग का आर भी नहीं मालूम है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके और एक उस लेवल तक मैं आपको पहुँचाऊँगा, बिल्कुल मेंस लेवल तक एसबीआई पीओ मेंस लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ तक मैं आपको करवाने वाला हूँ और उसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे, ठीक है? सो ये एक बैच है, मैं आपको यहाँ पे कहीं पर भी बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, है ना? कि मैं नॉर्मल करवा के और मैं छोड़ दूँगा, नहीं। मैं आपको मेंस लेवल तक लेके जाऊँगा और ऐसे लेवल तक लेके जाऊँगा कि शायद अभी तक जो चीज़ें अभी तक शायद कवर हुई हो, ना हुई हो, पता नहीं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ ज़रूर कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो यहाँ से अपन बढ़ते हैं और रीज़निंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर जिन लोगों को मालूम है, तो मैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, रीज़निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वेटेज रखता है आपकी बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है बैंक एग्ज़ाम्स के लिए और आप ये मान के चलो कि मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, मतलब एक ऑन एन एक एवरेज की अगर अपन बात करें, तो चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, लेकिन 30% आप ये मान के चलना कि 30% वेटेज हर एक क्वेश्चन में रहेगा। मैं 30% इसलिए ले रहा हूँ, जैसे कि अभी एसबीआई पीओ का भी पैटर्न अभी चेंज हुआ, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है कि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन रीज़निंग के आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन क्वांट के आ रहे हैं। अब रीज़न यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 30 पहले 35 आते थे, 35 से जो ये 30 किया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके वन लाइनर जो क्वेश्चन होते थे, वो कहीं न कहीं उससे गायब हुए हैं और उसमें आपको पजल सिटिंग इनमें आपको थोड़ी-सी कमांड अच्छी खासी बैठानी पड़ेगी। मैंने इसलिए बोला कि 30% तो आप मान के चलो और फिर अपन जैसे मेंस में ऐसे आते हैं, तो फिर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर आपके बढ़ते भी हैं, तो 30 क्वेश्चन जैसे प्री में आ रहा है, तो फिर उसमें 45 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये तो चलो एग्ज़ाम की बात रहेगी। यहाँ पे क्या-क्या मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसकी चर्चा अभी अपन कर रहे हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे।
और सभी से निवेदन मेरा ये है कि जितने लोग अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप सभी लोग जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी कोई बैंक की प्रिपरेशन आपके कर रहे हैं, तो उनको आप ये बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और बहुत ही रिलायबल सोर्स है। मैं आपको कहीं पर भी बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऑन अ रेगुलर बेसिस में आपको क्लासेस मिलेंगी और मैं कुछ और सीरीज भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कि अभी ये बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए ही अभी स्टार्ट किया है अपन ने, और ये बैच है। इसके बाद लेटर ऑन की कुछ दिन में, वो टाइम मैं आपको बताऊंगा, एसएससी की भी बैच में लेके आऊंगा। और एसएससी की भी बिल्कुल जीरो टू एक एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा उसमें भी। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। रीजनिंग सेक्शन अगर भरोसा करते हो तो और बहुत सारे मेरे से जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पहले से मेरे से ऑफलाइन पढ़ रखा है, उनको मालूम भी है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बेझिझक आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संजय नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारा भी हौसला अफजाई होगा और अपन उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी आपकी। जैसे मैं अगर बताऊं, आरबीआई, अब आरबीआई में दो एग्जाम आपकी होती हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी। अब वो ग्रेड ए करने का भी चल रहा है आजकल, वो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई हो जाएगा। फिर एसबीआई, अब एसबीआई सभी को मालूम है कि एसबीआई जे होता है जिसको क्लर्क बोलते हैं, और एसबीआई पीओ होता है जो कि सबसे क्रीमी एग्जाम होती है पूरे आपके बैंकिंग सेक्टर की। फिर बात करते हैं, और इसी में एसबीआई सीबीओ भी होता है और एसबीआई एसओ भी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा वो एक एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए हो जाता है। तो वो थोड़ा सा अगर वैसे भी कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, तो आपके लिए भी प्री तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो रीजनिंग उसमें भी आती है। सो इसके लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहें। बात करते हैं आईबीपीएस की। तो आईबीपीएस की कोर आईबीपीएस की बात कर रहे हैं। तो आईबीपीएस में आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस क्लर्क, तीन एग्जाम इसमें अपन कवर करने वाले हैं और ये तीनों ही कवर होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबीस की। आईबीपीएस आरआरबीस में अगर आप जानते हो तो उसमें आईबीपीएस आरआरबी एसओ भी आता है, जिसको कि स्केल टी, स्केल टू और स्केल थ्री ऑफिसर बोला जाता है। इसमें जो पीओ होता है, तो यहाँ पे पीओ नहीं बोलते हैं, यहाँ पे स्केल वन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो आरआरबी का पीओ भी यहाँ पे कवर होगा। तीसरी चीज, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ठीक है, जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है आरआरबी की लैंग्वेज में। तो वो चीज भी यहाँ पे कवर होगी। फिर बात करते हैं कि एलआईसी। अब ये इंश्योरेंस सेक्टर की जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को मालूम होगा, एलआईसी तो बच्चा बच्चा जानता है। एलआईसी एलआईसी में तीन एग्जाम आती है। अभी जरूरी नहीं है कि हर साल आए, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब उसमें वैकेंसीज क्या कैसे रहता है वो तो ऑर्गेनाइजेशन जाने। बट ये है कि ये कहीं ना कहीं गैप देके आता है ना। तो एलआईसी में जैसे डबल एओ, उसकी एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम होती है, बहुत अच्छी एग्जाम होती है। फिर एडीओ होता है, जो कि अगर आप में से कोई लोग, जो कि आपको अगर ऐसा लगता है किसी को कि मार्केटिंग फील्ड में थोड़ा-सा आपका अच्छा खासा स्किल है, तो आप एडीओ में बिल्कुल जा सकते हो, सैलरी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, उसमें आपको आपके जो एजेंट्स होते हैं, उनको आपको हायर करने होते हैं, ठीक है? फिर एक एग्ज़ाम होती है जो कि मोस्ट बहुत ही प्रोबेबली लग रही है कि 2026 में उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, वो है आपकी एलआईसी असिस्टेंट, अच्छी एग्ज़ाम होती है वो भी, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की एग्ज़ाम होती है, अच्छी एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल आप ध्यान में आप रख सकते हो और उसके लिए प्रिपेयर आप कर सकते हो। दूसरी एग्जाम होती है जो कि नए कैंडिडेट्स को नहीं मालूम होगा, एनआईएसीएल इंश्योरेंस कंपनी होती है, एनआईएसीएल इंश्योरेंस, ओआईसीएल जिसकी अभी एग्जाम भी हुई है 10th ऑफ जनवरी को। ठीक है, फिर नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, तो नाबार्ड की भी एग्जाम होगी। यूआईआईसी, इसकी भी एग्जाम होगी। जीआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, और जीआईसी लोगों ने नहीं सुना होगा, ये जितने लिखे हैं बाकी तो मालूम होगा, लेकिन जीआईसी नहीं सुना होगा। जीआईसी इंश्योरेंस जो कंपनीज करती हैं उनका इंश्योरेंस करती है ना, बहुत बड़ी कंपनी है ये भी। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स अभी रह भी गए हैं, हो सकता है कुछ इसमें रह भी गए होंगे, जो कि इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर में जैसे आजकल ऐसे भी एग्जाम होती हैं जो कि पीओ के अपने अलग से कोर्सेज बैंक अपने देते हैं कि आप जैसे इसका भी आया था, बैंक ऑफ इंडिया का आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आया था। तो वो एग्जाम भी अभी इसमें, तो देखो, प्री तो आपको देना है, तो रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे को जॉइन करो, और ये मेरी प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको निराश नहीं होने दूँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे आते हैं कि रीजनिंग आएगी तो रीजनिंग में क्या क्या चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, आज सिर्फ वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहली होती है आपकी, सबसे पहला जो पार्ट होता है, बेसिकली अगर रीजनिंग के मैं पार्ट की बात करूँ, तीन पार्ट में रीजनिंग आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में आएगी। यहाँ पे वर्बल होगा, एनालिटिकल होगा और लॉजिकल होगा। जो ये वर्बल रीजनिंग आपकी होती है, तो वर्बल रीजनिंग मतलब सिंपल सी चीज है ना, नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को अगर मैं एक एक पैराग्राफ टाइप में अगर मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक है, उसको फिर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब उसको ड्रॉ करना, वो हो गई आपकी वर्बल। एनालिटिकल में चीजें पढ़ के आपको थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को आंसर करना है, वो हो गई आपकी एनालिटिकल। लॉजिकल में कि लॉजिक लगाना है, समझ गए क्या? इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है ओनली फॉर मेंस। और ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, ये सिर्फ मेंस में आती है, प्री में आपको कभी देखने को नहीं मिल रहा है ना? तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिक लगाना है, क्या कुछ करना रहेगा, सब कुछ है मेरे पास, और सब कुछ मैं आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करूंगा। सो बने रहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आते हैं। और इतना भरोसा मानो, मुझे भी एग्जाम देने का तजुर्बा हो चुका है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज में मैं अपीयर हुआ हूँ, है ना? मेंस मैंने बहुत सारे क्लियर किए हुए हैं पीओ के। और तो उस तजुर्बे से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस में यहाँ पे, और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको मालूम भी हो, जो अभी यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ आपको, आप सिलेबस गूगल भी करोगे, यही सिलेबस आपको मिलेगा, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है। और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब ये अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होती है ना, ये मैं ऐसा समझूं कि आपके रीजनिंग सेक्शन का पूरा बेस होता है। रीजनिंग में अगर आपको बेस बनाना, जैसे किसी घर को जब बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बुनियाद खोदते हैं अपन, तो ये बेस है। इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और ये समझने के बाद फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर बात करूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को टोटल मैं आपको इसके 5 टाइप्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको यह था कि 5 टाइप्स में करवाओगे क्या, तो मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। तो 5 टाइप्स में आपका होगा, सबसे जो पहला आपका होगा, सबसे पहला आपका होगा, वो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। थोड़ा सा अभी मैं इतना ज्यादा इस पेन के साथ कंफर्टेबल अभी नहीं हुआ हूँ, सो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी बहुत ही गंदी आ रही है अभी, है ना? थोड़ा सा बस आप लोग कॉपरेट कीजिएगा, धीरे धीरे करके बस हाथ वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें, है ना? तो सबसे पहले आपकी होगी अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में, इसमें अगर मैं बात करूं, तो इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे, सिर्फ अल्फाबेट्स आएंगे। और अल्फाबेट कौन से? अल्फाबेट्स होंगे आपके A to Z। क्लियर यहां तक? फिर दूसरा आपका होगा अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद, फिर आपका होगा न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज, जब न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे, तो यहां पे सिर्फ नंबर्स आपके रहेंगे। नंबर्स भी वैसे नहीं, नंबर्स ऑब्लिक डिजिट्स आप लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डिजिट्स इसमें रहेंगे, और ये रहेंगे 0 to 9। क्लियर बात है? और आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको जो करवाने वाला हूं, उसमें वो मिक्स रहेगी, मिक्स, मिक्स अल्फाबेटिकल सीरीज। अब ये जो मिक्स रहेगी ना, तो इसमें फिर क्या क्या रहने वाला है? इसमें आपका रहेगा, इसमें आपको नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, इसमें आपको अल्फाबेट भी देखने को मिलेंगे। जस्ट होल्ड ऑन, पता नहीं मैं क्या लिख दिया। नंबर भी रहेंगे, नंबर के बाद आपको अल्फाबेट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसके साथ में एक चीज और भी आपको रहेगी, और वो पीछा आपका नहीं छोड़ने वाली है, और वो होती है आपके सिंबल्स। 1 मिनट। और ये आपका होने वाला है क्या? क्लिक ही नहीं हुआ, अब होगा।
ये होते हैं आपके सिंबल्स, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी और यहीं से क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या कुछ करने होंगे, वो मैं सब आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं और जो अपन आगे बढ़ेंगे 4th नंबर पे, अब ये जो अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं, तो ये कोर मेंस का पार्ट है। उसमें प्री का कोई लेना-देना नहीं है और प्री में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले। इसमें रहेंगे अल्फा, बीटिकल, नहीं, नहीं, सॉरी, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे होगा अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड ऑन कंडीशंस, कंडीशन के ऊपर बेस्ड रहेगी, ठीक है? तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अब सीरीज तो ये सेम रहेगी, सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं आना है, बट होगा क्या कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको दी रहेंगी और उन कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं कि फिफ्थ नंबर पे और क्या होगा, तो फिफ्थ नंबर पे आपके होगा, और ये भी एक मैं अगर बोलूं तो रोज बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और यहीं पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन कंडीशंस, कि यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको डिपेंड करता है कि मतलब कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना? देखो क्लरिकल में अगर आएगा, क्लरिकल मेंस में, तो उसमें आपको 2 रोज दिए दी रहेंगी। अगर वो पीओ मेंस में आया है तो 3 रोज भी आपको देखने को मिलेंगी और उन्हीं रोज में ये जो कंडीशंस आपको दी हुई हैं, तो वो जो रोज में जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इन कंडीशन को उन्हीं रोज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे करते हुए आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा। तो इतना मैं आपको करवाने वाला हूँ और इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कुछ नहीं आता, सिर्फ यही आता है, ठीक है? तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अपन ने बात कर ली। अब अपन बढ़ते हैं, इसके बाद फिर क्या आएगा? इसके बाद आपका आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग देखो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ ये है, इसका क्वेश्चन आता जरूर है, तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना कि चाहे वो मतलब 2 to 3 क्वेश्चन 100% आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्री में ही देखने को मिलते हैं, कई बार मेंस में भी देखने को मिल जाते हैं, मेंस में जब मिलते हैं तो डेटा सफिशिएंसी के साथ आता है ना? तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहना। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में अब जैसे मैं अगर बोलूं, तो जितने लोग भी अभी यहाँ पे क्लास को देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट, एक एक क्लास की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सभी का वेट अलग होगा, सभी की, मैं अगर हाइट की बात करूं तो हाइट सबकी अलग होगी, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो सभी के मार्क्स भी हो सकते हैं कि अलग हों, तो ये सबके अलग अलग होंगे। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात क्या हो गई कि एक उनको ऑर्डर में लिखना, कि जैसे सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा जिसकी हाइट हो गई, फिर उससे कम हाइट, फिर उससे कम हाइट, फिर उससे कम हाइट, फिर उससे कम हाइट, ऐसे एक ऑर्डर आपका बनता हुआ चल जाएगा। अब ये जो बना, तो वही ऑर्डर है, लेकिन रैंक भी तो उसी से बन रही है, कि जो सबसे ज्यादा जिसकी जिसकी हाइट हो रही है, तो वो पर्सन रैंक 1 पे होगा। फिर उसके बाद जो उससे कम जिसकी होगी तो वो रैंक 2 पे होगा, फिर रैंक 3 पे होगा, रैंक 4 पे होगा, ऐसे ही ये करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है? तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात हो गई, इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अपन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ये बहुत ही, अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं अगर बताऊं, चर्चा करते हैं इसकी बहुत ही बृहद तरीके से। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को जो इंसान बैंकिंग की प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई में जो नहीं है, उसको भी करने में मजा आता है। अगर वो करने में अगर आए तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में, है ना? लेकिन वो मजा वहीं तक आता है जो कि एक नॉर्मल लेवल होता है ना? आपको जो प्रिपेयर करना है, आपको जो मेंस तक आपको जो प्रिपेयर करना है, जो मेंस में आता है, वो उसमें फिर थोड़ा दिमाग खर्च करना होता है ना? और वो मैं आपको बहुत ही बढ़िया से मैं करवाऊंगा, है ना? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या अपन करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या-क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर मैं एक रफली मैं अगर आपको एक आइडिया दूँ, तो मैं आपको 7 टाइप्स इसमें मैं टोटल आपको करवाऊँगा, टोटल 7 टाइप्स। जिसमें से देखो, एक तो वो नॉर्मल टाइप होता है कि जिसमें एक वर्ड आपको दिया रहता है, फिर उसमें चीज़ों को इधर मतलब अल्फ़ाबेट्स को कुछ इंक्रीज़िंग और डिक्रीज़िंग ऑर्डर में उनको सब्स्टिट्यूट करना, तो वो टाइप भी इसमें इंक्लूडेड है ना? तो एक तो वो हो जाएगा कि एक वर्ड में और बहुत सारे उसमें ऑपरेशन लगाना, फिर एक होता है कि नंबर में ऑपरेशन लगाना, ठीक है? तो ये सब तो आपका चलता रहेगा। मेन और ये एक नॉर्मल पार्ट है। इसमें जो एक मतलब जो जिसको अपन बोलते हैं ना चाइनीज़ कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग। ये चाइनीज़ कोडिंग जो होती है ना, तो यही चाइनीज़ कोडिंग आपको एक अगर प्री एग्ज़ाम में अगर आई है, तो नॉर्मल लेवल तक रहती है ना? और ये अच्छे लेवल तक भी इसके क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना? तो ये मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये तो 3 हो गए कि मान लो ये प्री का एक पार्ट रहेगा, हालाँकि ये इसका इन्हीं तीनों पार्ट का क्वेश्चन बना के मेंस में भी आते हैं। है ना? तो उसके लिए भी अपन को सिंपल सी बात है, मेरा कोई मतलब यहाँ पे डराने का नहीं है। मेरा सिंपल सा मतलब है कि अपने को दिमाग में होना चाहिए। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी बनी है जो अपने से ना हो, या किसी से ना हो। देख रहे हो आज दुनिया मतलब एक टेक्नोलॉजी की आप बात करो। आज से जो लोग अपने दादाजी लोग जो अभी हैं, दादाजी, दादी जी लोग कोई भी हैं अगर यहाँ पे, आप उनसे कभी जाके पूछना कि आज से 50-60 साल पहले टेक्नोलॉजी का क्या लेवल हुआ करता था? कितनी गाड़ियाँ दिखती थी? क्या होता था? कुछ नहीं था। आज अपन जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सुन रहे हो, ये मोबाइल होना भी कहीं लाखों करोड़ों लोगों में एक एक जन के पास होता था। 1 जन 2 जन के पास होता था। लेकिन आज सभी के पास है। तो ये देखो चीज़ें हो रही हैं। डिफ़िकल्ट तो देखो हर चीज़ें हैं। बहुत कुछ डिफ़िकल्ट है। ठीक है? लेकिन उससे बाहर आना, उस चीज़ को टैकल करना, वही देखो बहुत बड़ी स्मार्टनेस है। और अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हो तो देखो अपने को बिल्कुल मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। है ना? कि ठीक है, अच्छा ये टॉपिक है ना, इस लेवल का आता है ना, 50 क्वेश्चन मैं इसके लगाऊँगा या लगाऊँगी। क्यों नहीं होगा? 100% होगा और उसके लिए बैठा हूँ ना। आपको अगर रीज़निंग में कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, टेलीग्राम में आप सर्च करना, टेलीग्राम में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। आप उसमें पर्सनली मेरे को सर्च करना, क्वेश्चन सेंड करना, उसका भी देखेंगे अपन। उसकी भी टेंशन नहीं है। है ना? तो बस आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। है ना? और वो मेहनत अगर आप करते हो, मेरी गारंटी है कि रीजनिंग में आपकी मजबूत होने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें और क्या होगा, उसकी बात करते हैं अपन, तो उसमें होगा क्या कि और जो देखो ये तो बात हो गई अपनी पार्ट 1 की। अब आ जाते हैं अपन पार्ट 2 में। जब अपन पार्ट 2 में आता है ना, पार्ट 2 की डिस्कशन अब अपन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो सबसे पहला जो मैं आपको बताता हूँ, न्यू पैटर्न न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। अब ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें देखो, आपको अब जब मैं कोडिंग डिकोडिंग करवाऊँगा तब तो मैं बेहतर तरीके से आपको बताऊँगा ही। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और वो होती है जैसे अल्फ़ाबेट जो ए टू ज़ी जो आप जानते हो अल्फ़ाबेट आपके होते हैं। तो इन अल्फ़ाबेट में सबसे पहली इनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या होती हैं? और दूसरी चीज़ इनका रिवर्स लेटर। ये 2 चीज़ आपको देखो टिप्स पे आपकी होनी चाहिए और मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा, उसके लिए बिल्कुल पैनिक मत होना कि यार ये कैसे याद होगा? मैं उसका तरीका बताऊँगा, लाइफ़ में आपको कभी नहीं भूलेगा। आप ये चीज़ मानो, ठीक है? मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, वही मैं आपको बताऊँगा जो मैंने करके देखा हुआ है, जो मेरे को ईज़ी लगा है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे आपको होती है एक होती है आपकी मशीन कोडिंग। ये मैं फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत कुछ इनपुट और आउटपुट जो मशीन इनपुट होता है ना, इनपुट आउटपुट भी उसको बोलते हैं कई लोग, तो उससे बहुत कुछ मेल खाता है। बट ये है कि लॉजिक यही है आपका ए टू जेड जो प्लेस वैल्यू रिवर्स लेटर इसका ही लॉजिक आपका इसमें लगना है। ठीक है? थर्ड नंबर पे चलते हैं और ये होती है आपकी बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग होगी आपकी।
ठीक है? और बाइनरी कोडिंग की अपन बात करेंगे कि बाइनरी कोडिंग में अब जैसे अब जिन लोगों ने कंप्यूटर एग्ज़ाम उसमें अपने सिलेबस में पढ़ा हो, तो वहाँ पे अपन ने देखा होगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा। बस वहीं से रिलेटेड और वैसा ही कुछ आपको ये करना है। बट यहाँ पे कुछ करने का मैं स्मार्ट तरीके भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद क्या होता है, फिर यहीं पे एक आती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लर्क मेंस के लिए, और ये होती है आपकी क्या, कंडीशनल कोडिंग। ये क्लर्क मेंस का फेवरेट पार्ट है। अब क्लर्क मेंस का कभी कभी पेपर उठा लो, ये कंडीशनल कोडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? तो ये कंडीशनल कोडिंग आपकी हो जाएगी। और ये फिफ्थ नंबर पे ये आपकी चलेगी, और ये क्या होगी आपकी, मैथमेटिकल कोडिंग। इतनी चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है? कि मैथमेटिकल कोडिंग आपकी, अब ये जस्ट मैथमेटिकल करने दो। हाँ, इतनी चीजें मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। ये जो 5 टाइप मैंने आपको बताए हैं, ये इतने, ये 5 टाइप आपके मेंस एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें। देखो, प्री तो मुझे ऐसा भरोसा है कि अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो प्री तो देखो हर कोई निकाल लो। बिल्कुल, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ना? प्री निकालना, हाँ, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि अगर आप प्री निकालोगे तभी मेंस के लिए एलिजिबल होगे। प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत अगर आप कर लो। मेन जो कंसर्न होता है वो होता है मेंस, और उसी के लिए मेन मेरा मोटिव यहाँ पे पढ़ाने का सिर्फ यही है कि मेंस मेरे को इजी बना, मेंस में कोई सफर नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। और मेंस अगर आप फॉलो करते हो तो मेंस में आपको बेहतर तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं फिर। इतनी चीजें हो गई। अब कोडिंग डिकोडिंग के बाद और क्या है फिर? कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपका बचता है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं अगर बात करूं, एक ये डायरेक्शन डिस्टेंस और दूसरा ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक इन दोनों टॉपिक के लिए, इन दोनों टॉपिक के लिए ये दोनों, मैं अगर बोलूं तो अमृत है, बोलते हैं ना कि एक वाइटल है, ऑक्सीजन, इन दोनों टॉपिक के लिए। इन दोनों का अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, देखो अगर इनके इंडिविजुअल अगर प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं फिर तो इन दोनों टॉपिक का कोई यूज नहीं है, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन डिस्टेंस का तो है, ब्लड रिलेशन का इतना ज्यादा कोई खास यूज नहीं है। लेकिन जब यही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मेंस में जब आते हैं, तो आप ये मान के चलो कि ब्लड रिलेशन उसमें जरूर घुसा रहता है, डायरेक्शन डिस्टेंस तो होता ही होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? इसीलिए मैंने इनको साथ में लिया हुआ, और ऐसे ही मैं ऑर्डर में करवाऊंगा जिससे कि आपको समझने में बड़ा बहुत ही आसानी हो, है ना? सबसे पहले बात करते हैं अपन डायरेक्शन और डिस्टेंस की। देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस में जो चीजें अपन कवर करने वाले हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है? तो डायरेक्शन डिस्टेंस में जो चीजें अपन कवर करने वाले हैं, उनमें सबसे पहली चीज होगी कि नॉर्मल डायरेक्शंस को नॉर्मल डायरेक्शंस को उसकी अंडरस्टैंडिंग, कि नॉर्मल जो डायरेक्शंस होती है, देखो डायरेक्शन तो हर किसी को मालूम है ना? सबको मालूम है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सबको मालूम है। बात यह है कि अगर आप अपने पेपर पे सोचते हो, पेपर में कैसे सोचना है, आपको जो रफ पेपर जो मिला हुआ है, जो आपको जिस कॉपी में भी आप लिख रहे हो, तो वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे सोचना है, आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? दूसरी चीज होती है इसी में, और जिसमें आजकल सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो देखो आजकल ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं। बात यह है कि जब वो सेट बनवाने के बाद जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आजकल इन सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा, और रहना चाहिए, मेरे हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है? फिर अपन बात करते हैं फिर अपन बात करते हैं कि इसके बाद फिर और क्या करेंगे अपन, एंगल वेस्ट क्वेश्चंस।
एंगल बेस्ड बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। एंगल में मैं आपको इतना बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मैं सच्चाई आपको बता दूं, आज की डेट में जो भी पेपर अभी आ रहे हैं, पीओ में आप चले जाओ, पीओ प्री से लेके और क्लर्क मेंस से लेके और जितना भी आपका मेंस के एग्जाम होती है उनमें एंगल जरूर डालता है डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन में। सो इसके लिए अपने को प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आपकी होती है कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, इतनी चीजें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस में मैं करवाने वाला हूँ। अभी जो कोडेड वाला जो रहता है ना, कोडेड वाले में भी देखो इंटरनल तो बहुत सारे इसके टाइप भी होते हैं, और एक भी टाइप में नहीं छोड़ने वाला हूँ। जैसे इसमें एक नॉर्मल होता है कि नॉर्मल एक एक डायरेक्शन आपको दी रहेगी, और उसी डायरेक्शन के साथ एक आपको उसमें मैं अगर बोलूँ तो उसमें एक डिस्टेंस आपको एक डिस्टेंस उसमें दे के रखेगी। जो पीओ मेंस में आता है, और इसे पीओ मेंस से इससे क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको डायरेक्शन भी दो दे के रखेगा और डिस्टेंस भी दो दे के रखेगा, लेकिन होगा कोई एक ही। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ अपने को इनको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें हुई, और आगे क्या रहा फिर अपना ब्लड रिलेशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जो ये ब्लड रिलेशन आपका होगा, अब ये ब्लड रिलेशन आप ऐसा समझो, इतना मस्त टॉपिक है। और मैं इसका एग्जांपल मैं ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा देता था, जो ऑफलाइन वाले मेरे भाई बंधु होंगे तो वो रिलेट भी करेंगे इस चीज को, कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे होता है ना कि आपके पूरे गली मोहल्ले में एक आंटी जी ऐसी जरूर होती हैं, एक आंटी जी जिनको पूरे मोहल्ले की न्यूज पता होती है, पूरे मोहल्ले की, है ना। और उनसे अगर कुछ भी पूछ लो, अगर उनको पता चली है, तो हो सकता है कि धीरे 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 करके और हम जितनी भी एनटीजी लोग हैं सब तक वो न्यूज डिस्ट्रीब्यूट होगी, और बहुत ही इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने वाला है ना। ये होता है, ब्लड रिलेशन वही है। ये जो ब्लड रिलेशन है ना, ये हर एक टॉपिक में घूमता रहता है, जितनी भी रीजनिंग के टॉपिक सब में घूमता है। इसीलिए ये मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि इससे अच्छा और इससे बुरा। लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर एक मेथड के थ्रू अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हो, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में सबसे पहले तो जो मैं आपको सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगी अ, वो होगी क्या, फैमिली ट्री। अभी मैं देखो इस पेन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो उस चीज के लिए मैं एडवांस में ही माफी मांगा था आपसे, है ना। थोड़ा सा कॉपरेट करना, धीरे धीरे करके वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैमिली ट्री। सबसे पहले फैमिली ट्री मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, बहुत ही मस्त चीज होती है, मतलब सीखने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा। ठीक है, फैमिली ट्री। दूसरी चीज आपकी होती है, इसी में जो दूसरी चीज जो अपन करने वाले हैं फैमिली ट्री के अलावा, फैमिली ट्री के अलावा इसमें अपन करेंगे क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो ये कोडेड जो आपका ये ब्लड रिलेशन होता है, तो ये कोडेड वाला, अब इस कोडेड में भी तीन होते हैं आपके, इस कोडेड में भी तीन होता है, और इस फैमिली ट्री में भी आपको मैं दो पार्ट में आपको करवाऊंगा। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जब सब कुछ बता दिए तो ये भी बता दो। ठीक है भाई, ये भी बता देता हूँ। ये जो दो होंगे आपके, ये जो आपके इसमें फैमिली ट्री में, तो फैमिली ट्री में होंगे कि सभी पर्सन का कहीं ना कहीं रिलेशन आपको कहीं ना कहीं वो गिवन रहेगा, है ना। कि डायरेक्ट वो एक में रहेगा, पूरा डायरेक्ट आपको गिवन रहेगा। जस्ट 1 मिनट। डायरेक्ट आपको पूरे रिलेशन आपको डायरेक्ट गिवन रहेंगे। ठीक है, और एक में रहेगा कि वो इनडायरेक्टली आपका दिया रहेगा।
इनडायरेक्ट रहेगा। वो आपको दिमाग लगा के उसको मैं बोलूँ ना कि थोड़ा-सा दिमाग लगा के और उनके रिलेशन का आपको निकालना पड़ेगा। जो कोडेड में होगा जो कोडेड में होगा, तो कोडेड में 3 क्या-क्या होंगे? तो कोडेड में होगा, एक होगा फॉरवर्ड, एक होगा बैकवर्ड और एक तीसरा आपका होगा मिक्स। ठीक है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिक्स। ये तीनों कोडेड और ये मैं इसमें एक बहुत ही मस्त ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रिक तो नहीं बोलूंगा। देखो किसी भी बैंकिंग एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में देखो ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। बस एक मेथड होती है। एक मेथड में इसमें ऐसे आपको सिखाने वाला हूँ कि आप उसे देखो, हो सकता है आप आंसर तक ना पहुंचो, बट ये है कि मैं आपका टाइम जिसमें जिस क्वेश्चन में अगर आपको 5 मिनट्स अगर आपको टाइम देना पड़ रहा है, मैं ऐसा आपको सिखा दूंगा कि आप 1.5 मिनट में सॉल्व करोगे। और ये देखना, मैं आपको करके दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चन में आप भी उसको अप्लाई करोगे और आपसे ये बनेगा। ठीक है? तो ये चीजें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। और आगे बढ़ते हैं। आप आपके सेटिंग अरेंजमेंट में पजल, उसके लिए 1 मिनट बस। मैं इसमें थोड़ा सा पेजेस ऐड कर लूँ तो बेहतर है। एक पेज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या हो रहा था? नेक्स्ट टॉपिक अपना हो रहा था क्या? सिटिंग अरेंजमेंट। आ जाते हैं अपन सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट, देखो, अगर मैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो जितने में शब्द बोलूं उतना कम है। ठीक है? ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 30% वेटेज पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट का रखता ही रखता है, मिनिमम मैं बता रहा हूं, है ना। इससे ज्यादा भी हो सकता है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट, अब सिटिंग अरेंजमेंट में बात करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको कितने सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहला, इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। पार्ट वन और यहाँ पे होगा आपका पार्ट टू। पार्ट वन में जो होता है उसको बोला जाता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। और इसी लीनियर में अब देखो, अब इनको बोलने के तरीके जो होते हैं ना, तो जैसे मैं इसमें क्या करता हूं कि ये जैसे लीनियर हुआ ना, तो लीनियर में भी ये होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। और इसी का जो दूसरा होता है वो होता है आपका पैरेलल पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है? इसके दो ही पार्ट होते हैं। यहां पे होता है मेन खेला, समझ रहे हो? खेला, वही ममता दीदी वाला, है ना। चलो जोक्स अपार्ट, पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं जाते अपन। अब हम बात करते हैं इसकी कि दूसरा पार्ट क्या होता है। दूसरा पार्ट आपका होता है, ऐसे करो इसको, बाउंडेड बॉडी बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, ये होता है। अब इस बाउंडेड बॉडी बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा आपका सर्कुलर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सेकंड नंबर पे जो होगा वो होगा आपका स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। थर्ड नंबर पे आपका जो होगा वो होगा ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जो फोर्थ नंबर पे आपका मिलेगा वो रहेगा आपका रेक्टेंगल रेक्टेंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जो फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका पेंटागन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जो सिक्स नंबर पे होगा वो होगा आपका हेक्सागन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जो सेवन नंबर पे होगा वो होगा आपका हेप्टागन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। जो लास्ट होगा वो होगा आपका ऑक्टागन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, ये इतना आपके सिलेबस में ये पूरा गिवन है, जितना मैंने आपको ये बताया और इतना मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन जब मेंस का पार्ट अपन करेंगे तो मैं आपको और भी कुछ इसके टाइप में आपको करवाने वाला हूं। जैसे कि एक होगा आपका कैप्सूल, ठीक है,
एक होगा कैप्सूल का एक पार्ट होता है, जिसे कैप्सूल जैसे टैबलेट होती है ना, कैप्सूल देखा होगा ना आप, ऐसे कुछ करके, लाइक, अगर मैं बना पाऊँ, पेन के साथ बिल्कुल फ़ैमिलियर नहीं हूँ, बट फिर भी ऐसे कुछ कैप्सूल आपको दिखता है। इसी कैप्सूल जैसे एक टेबल में पर्सन आपको बैठे हुए मिलेंगे। उसके अलावा भी जैसे एक आपका लेटर होता है पी, अभी जो पी लेटर होता है, तो पी लेटर भी अब कहीं न कहीं हो सकता है, कहीं पे बैठने की व्यवस्था कहीं पी के जैसे शेप में अगर हो, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आपको मेंस में मैं इसको ऐड करने वाला हूँ और ऐड करूँगा, और आपको उसमें बहुत मज़ा आने आने वाला है सॉल्व करने में। ठीक है? इतनी चीज़ें मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट में आपको करवाऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे इस सेगमेंट का लास्ट टॉपिक आपका होता है, और उसको बोलते हैं अपन क्या? वो होता है आपका पजल। ठीक है? पजल। अब ये पजल भी सेम चीज़ वही, कि मोर देन 30% वेटेज ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये रखेगा, चाहे वो प्री की बात हो चाहे वो मेंस की बात। ये दोनों भाई मिलके पजल और सिटिंग आपकी पूरी एग्जाम की नैया पार लगाते हैं, इसीलिए इनके साथ मिल के चलना है। इनसे बिल्कुल भी इनको हल्के में नहीं लेना है ना? और इनके साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले पार्ट 1, और दूसरा होगा इसका पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं अपन पार्ट 1 में, कि पार्ट 1 को बोलते क्या है? पार्ट 1 को बोलते अपन ये हैं, फिक्स्ड। अरे यार, ये क्यों हो गया? फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल बेस्ड पजल। सिंपल सी बात है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें नंबर ऑफ जो आपके वेरिएबल्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके होंगे वो फिक्स होंगे। उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स क्या होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इनके नाम बताऊंगा। ठीक है? सबसे पहला जो चीज होगी, सबसे पहले आपकी होगी डेज बेस्ड पजल, या इसी को वीकली भी बोला जाता है? इसी को वीकली भी बोला जाता है। ठीक है? सेकंड नंबर पे होती है आपकी मंथ बेस्ड पजल। थर्ड नंबर पे आपकी होगी, और वो होगी आपकी क्या? ईयर बेस्ड पजल। जो फोर्थ नंबर पे आपकी होगी, और वो यहीं से आपका देखो, सबसे पहले डेज होता है, डेज मिलके मंथ बनाता है, और मंथ मिलके ईयर बनाता है, यही चीज होती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद फिर आपका होगा फ्लोर बेस्ड पजल। फिफ्थ नंबर पे आपका होगा फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड पजल। सिक्स नंबर पे आपका होगा डिजिग्नेशन बेस्ड पजल। अब स्पेस कम है, इसलिए अपन यहां पे भी लिख रहे हैं। ठीक है? सेवंथ नंबर पे जो आपका आएगा, वो सेवंथ नंबर पे आपका होगा क्या? डिजिग्नेशन के बाद एक और क्या बचा है आपका? जस्ट यार, एक तो हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है इस पेन के साथ अभी, और ऊपर से कुछ भी लिखा जा रहा है। सिलेक्शन बेस्ड पजल। और लास्ट में आपकी एट्थ नंबर पे आपकी होगी, और वो होगी आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। 8 टाइप में इसमें करवाने वाला हूँ, और आप यकीन मानो इसमें बाहर से कुछ नहीं आता, यही आता है बस, जितना मैं आपको यहाँ पे लिखा दिया। जो सेकंड नंबर पे आपका होगा, जो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे जो आपका होगा, तो यहाँ पे होगा नॉट फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड पजल।
यहाँ पे सिंपल सा नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल होंगे वो फिक्स नहीं होंगे। तो यहीं पे एंट्री होती है अपने भाई की, और वो होता है बॉक्स बेस्ड। एक चीज और भी बताऊं इसमें कि देखो, यहाँ पे भले अपन ने लिखा हुआ है कि नॉट फिक्स्ड नंबर ऑफ वेरिएबल बेस्ड पजल, कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल आपको फिक्स नहीं है, बट एक चीज और भी बताऊं मैं। इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें एक में रहता है कि गिवन रहता है कुछ कुछ चीजें, और एक में रहेगा जिसमें कि कुछ भी गिवन नहीं रहेगा। जो गिवन रहेगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और जो नहीं गिवन रहेगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इतनी चीज आपको इस वर्बल रीजनिंग के पूरे सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी, और इतना मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। ठीक है, इतनी बात हो गई वर्बल रीजनिंग की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, कि एनालिटिकल रीजनिंग में मैं आपको क्या करवाऊंगा। बात पूरी होनी चाहिए, है ना, और वो बात पूरी करके ही अपन जाएंगे यहाँ से। चलो, तो बात करते हैं अपन कि थोड़ा पेन का कलर चेंज किया जाए। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये होती है आपकी सबसे पहली मस्त चीज, सबको पसंद होती है और करने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब ये मेंस में आ जाती है, तो वही बच्चा, वही पर्सन कर पाता है, वही एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट कर पाएगा जब मेंस में आती है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, वही इसको बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करेगा। अदरवाइज इसको स्किप मारना ही बेहतर समझते हैं लोग। ठीक है, बात करते हैं। देखो, इसके सबसे पहले तो मैं आपको पार्ट बताऊंगा। इसके 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका होगा पॉजिटिव, फिर होता होगा नेगेटिव, और एक होगा आपका न्यूट्रल। इतनी चीजें इसमें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, और न्यूट्रल ऐसा नहीं कुछ न्यूट्रल, इसमें होता है पॉसिबल केस, इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी है, मतलब अभी कुछ गिवन नहीं है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको न्यूट्रल भी बोला जाता है। ठीक है, तो पॉसिबल केस आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें फिर जो मेन देखो, एक तो नॉर्मल केस रहेगा, और इस टॉपिक में अगर महारत हासिल करनी है ना, जो कि मैं आपको बहुत ही विधिवत चर्चा इसकी करेंगे अपन, इसमें अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको बिठानी है, तो एक जो मैं बोलूं अगर कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, बस वो आप बहुत बेहतर तरीके से अगर आप बैठा लो, तो आपको बहुत मजा इसको आने वाला है सॉल्व करने में। बस ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, उसमें कोई कोताही आपकी नहीं बरती जाएगी, है ना। तो कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग वो मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेन चीज जहां से प्रॉब्लम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो स्टार्ट होती है, और अभी तक मैंने अपने पूरे तजुर्बे में वहीं पे मैंने लोगों को देखा है। सबसे पहला आपका होगा, इसमें जो बनता है ईदर और का केस, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं, और मैंने बहुत को मैंने परेशान होते हुए देखा है। सेकंड चीज इसमें होगी, इधर और के केस के बाद इधर और के केस के बाद जो सेकंड चीज इसमें, जो इसमें सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हैं, वो आपका होता है क्या, रिवर्स सिलॉग। रिवर्स सिलॉग, और एक तीसरी चीज होगी, और वो होती है ओनली केस। ओनली, ओनली अ फ्यू, ओनली द फ्यू, और तो ये जो वाला केस होता है ना, ये 3 केस जो लास्ट वाले हैं, ये बहुत परेशान करते हैं, और ये बिल्कुल मत समझना कि मेंस का पार्ट है ना। ये सिर्फ मेंस का पार्ट इसमें यही बस है, ये वाला, ये रिवर्स हिलाओ। बाकी ये सब प्री का पार्ट है। ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आता, मेंस में भी आता है, बट ये है कि प्री में भी आते हैं, और ये परेशान करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉपर तरीके से, मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको करना आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी। देखो, अगर प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करो, तो ये दोनों जो टॉपिक होता है ना, इनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, बट ये मान के चलो कि 50% से तो ज्यादा ही मानो, 60%, 60% जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो सिमिलर होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, इधर और वाला वही केस, इन दोनों में आपको सिमिलर टेस्ट आपको देखने को मिलना है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस तो देखो रहेगा, टॉपिक ही अलग है। बट ये है कि प्रॉपर्टीज की अगर सिमिलरिटी की बात करो, तो बहुत कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलना है। ठीक है,
इसके बाद इसमें और क्या करेंगे अपन? देखो, एक तो अपन करेंगे नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और इसको मैं 2-3 तरीके से मैं आपको करने को बताऊँगा। और जैसा कि अगर जो लोग पढ़े हैं तो उनको मालूम ही होगा, गेट होता है और बहुत सारे इसको करने के तरीके होते हैं। ठीक है? तो नॉर्मल वाला तो मैं आपको बहुत सारे तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो इसमें जो मेंस का जो इसका पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है कोडेड इनइक्वालिटी, ये जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है ना, ये कोडेड इनइक्वालिटी आपकी लॉजिक गेट में बोल रहा हूँ, मैजिक बॉक्स से सॉल्व होती है। क्या होता है आपका? मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स क्या होता है? सब कुछ बताऊंगा, उसके लिए टॉपिक में आना पड़ेगा। ठीक है? मैं एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल ऐसे लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड वाला एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। है ना? बस इस चीज को आप भरोसा मानो। ठीक है? तो ये अपना म्यूजिक बॉक्स के थ्रू आपका ये हो जाएगा। ये आपका इस सेगमेंट का लास्ट टॉपिक जो आपका होता है मशीन इनपुट, जो कि पीओ प्री, बिल्कुल चांसेस है आने के, कोई इसमें डाउट नहीं है। और मेंस में तो किसी में भी आ सकता है, किसी में भी, किसी में भी मतलब किसी में भी। और मैं इसके अब इसमें ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन ना बहुत बड़े होते हैं। मैं इसीलिए बोलूंगा ये टॉपिक मैं आपको मतलब ऐसे समझो कि टाइम कैसे सेव करना है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा। और वो मैं सिखाऊंगा कैसे सेव करना है, आप कैसे चीजों को लेके चलोगे, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो कि टाइम आपका सेव हो, वो चीज अपन सीखेंगे। ये मैं आपको टोटल 5 टाइप्स इसके मैं आपको करवाने वाला हूँ। 5 टाइप्स में करवाऊंगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, अब ये मानो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब अपन आ जाते हैं इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। इसकी बात करते हैं कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, लेकिन सबसे पहली बात कि किसके पार्ट है। ये पार्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग। एक चीज बहुत ही आप लोग क्लियर रहना, जितने लोग अभी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हैं या फिर जिन लोगों ने प्री वगैरह दिया हुआ है, कुछ लोग कुछ आपको सिलेबस वगैरह मालूम है लेकिन अभी मेंस में ज्यादा आपकी कमांड आपकी नहीं है, उनके लिए मैं बहुत ही क्लियर बता दूं। ये जो टॉपिक होता है, इस टॉपिक से बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर रहना। 10 to 13 या फिर मैं बोलूंगा 14 क्वेश्चन आपको हर एक मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर रहना, और ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर रहना आप। और अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। आप एक बात बताओ, जब अपन बचपन में भी जब स्कूलों में जब अपन सॉल्व करते थे ना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। आपको एक पैराग्राफ रहता था, वो हो जाता था आपका स्टेटमेंट, और फिर उसमें फिर आपके ऑप्शंस रहते थे और उसमें बोला जाता था कि अच्छा ये बताओ कि आप कौन सा निम्न में से कौन सा जो आपका ऑप्शन होगा उसको आप अज्यूम कर पा रहे हो, आप क्या अज्यूम कर पा रहे हो, वो ऑप्शन कौन सा होगा। ये चीज सीखते थे अपन, ये मैं आपको करवाऊंगा। दूसरा फिर आपका होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अब स्टेटमेंट वही सेम चीज, एक पैराग्राफ आपको दी रहेगी, और ये चीज अपन ने स्कूलों में बहुत किया है कि उसमें क्या रहता था कि वो उसका कंक्लूजन लिख दे, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट पैराग्राफ, लिखा आता था और वो अपन कर देते। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड बिगनिंग ऑफ स्टेटमेंट। देखो, स्ट्रेंथनिंग का मतलब, अब ये आपको क्वेश्चन में तो यही आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है सपोर्ट, और वीकनिंग का मतलब है अगेंस्ट। इतनी सी अगर आप समझ गए तो आप खुद ही समझ रहे हो। पैराग्राफ आपको दिया रहेगा और वहां पे एक किसी मैटर की बात हो रही होगी, कुछ कुछ मुद्दा है जो कुछ भी है ना, उसकी बात चल रही होगी। ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे और वहां पे बोलेगा ये कि कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, या फिर कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको वीकन कर रहा है। तो स्ट्रेंथन मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मतलब उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है। लेकिन अगर वो वीकन कर रहा है मतलब उस अगेंस्ट में बात कर रहा है, उसको और कमजोर कर रहा है, वो होता है आपका वीकनिंग। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्फ्रेंस। ये भी अपन ने बहुत किया है कि आपको पैराग्राफ आपको दिया रहता था, पूरा आरसी दिया रहता था, और वहां पे फिर लिख के फिर ये बोलता था कि
आप कौन-सा ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आप इससे इन्फर कर पा रहे हो, ऊपर दिए गए पैराग्राफ से, कौन-सा ऑप्शन आप इन्फर कर पा रहे हो, तो वही इन्फ्रेंस आपको इससे निकालना रहेगा। फिर कॉज़ एंड एक्शंस, कॉज़ एंड एक्शंस इनकी बात करते हैं। अब देखो, आपको पैराग्राफ में कहीं न कहीं कुछ मैटर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको दी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा और फिर आपसे पूछेगा ये कि देखो ये प्रॉब्लम तो वहाँ पे है, उस जगह पे, उस कंट्री में, कहीं पर भी, वो प्रॉब्लम तो है। आप एक्शन क्या एप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है उसके लिए? क्या एप्रोप्रिएट एक्शन आप उसके लिए ले सकते हो? वो रहेगा इसमें, तो वो अपने को करना रहेगा। फिर बात करते हैं कॉज़ एंड इफेक्ट। तो देखो, कॉज़ एंड इफेक्ट सिंपल सी बात है कि वही पैराग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आपसे बोलेगा अच्छा एक बात बताओ कि ये प्रॉब्लम तो वहाँ पे चल रही है, हमको भी मालूम है चल रही है, लेकिन ये बताओ कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो ये सबसे एप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट आपका इनमें से कौन-सा होगा? बस ये आपसे ये पूछेगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कायदे से और आप इस चीज़ को सर्च भी कर लेना कि जितना मैंने आपको बताया, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस की रीज़निंग आपकी खत्म हो गई। लेकिन एक टॉपिक और भी आपका रह गया है और ये टॉपिक आपकी होती है डेटा सफिशिएंसी। और ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ और डेटा सफिशिएंसी भी मैं आपको करवाऊँगा, इसको डीएस बोला जाता है शॉर्ट में। और इसको अब ये इसको मैंने अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने पहले इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है, नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो उसका पार्ट है, डेटा सफिशिएंसी। इसलिए मैंने इसको टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया। और एक चीज़ और भी बता दूँ, ये टॉपिक पूरी जितनी भी एंटायर रीज़निंग है आपकी, पूरी की पूरी होल रीज़निंग, उस रीज़निंग से किसी भी टॉपिक से इस डीएस के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि नहीं इस टॉपिक से नहीं बनेगा। अरे हर एक टॉपिक से बन सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक आप उठा लो। इसीलिए पहले रीज़निंग का पूरा सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा और तब फिर आपको डीएस में आना पड़ेगा। और ये ऐसा टॉपिक है कि 100% ये प्री में भी आपको देखने को मिलेगा और 100% ये आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। और एक ही सब्जेक्ट में नहीं, कोई सी भी सब्जेक्ट आप ले लो, कोई सी भी सब्जेक्ट, इस सब में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए ये अपने को डेटा सफिशिएंसी भी मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से विथ परफेक्ट एग्जांपल्स, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है? तो ये रही आज की यहाँ का आज का सेशन समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके लिए हेल्पफुल ये कहीं ना कहीं होगी। और अपन जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे, मंडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? और इस मंडे के बाद कल से ट्यूसडे से आपको पर डे, और वो टाइम मैं आपको बताऊंगा, और पर डे आपको ये आपको लेक्चर आपको मिलेगा। और यहाँ से आप मेरे साथ आप मेहनत करना स्टार्ट करो। और जो मेरा मोटिव है कि एक रूरल, जो कि एक गांव में जहाँ के लोग नहीं इतना ज़्यादा अफोर्ड कर पाते इतनी मोटी फीस भरना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मैं यूट्यूब पे आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है? और आपकी इसमें जो भी जितना भी मैं हेल्प कर पाऊँगा, मैं ज़रूर करूँगा। इसके लिए ठीक है? तो बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं।